साथियों नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार तंत्र। संचार तंत्र के बारे में बात करने से पहले आइए पहले समझते हैं कि संचार या कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। तो देखते हैं कम्युनिकेशन या संचार क्या होता है। कम्युनिकेशन या संचार का तात्पर्य होता है किसी एक डिवाइस या उपकरण से दूसरे डिवाइस या उपकरण को डेटा का स्थानांतरण करना, यानी एक उपकरण से डेटा जाता है और दूसरे उपकरण को डेटा पहुंचता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कह दिया जाता है? संचार कह दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि डाटा आखिर होता क्या है। तो डाटा का तात्पर्य होता है कोई भी अक्षर, कोई भी ध्वनि, कोई भी चित्र, कोई भी वीडियो क्या हो सकता है? डेटा हो सकता है। और इन सभी का यदि एक डिवाइस से एक दूसरी डिवाइस में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एक उपकरण से दूसरे उपकरण में इन सभी चीजों का ट्रांसफर होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? संचार के नाम से जानते हैं। अब किसी भी उपकरण में संचार का हिस्सा होने के लिए, यानी किसी उपकरण को या तो कोई डेटा भेजने के लिए या किसी डेटा को ग्रहण करने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहली विशेषता तो होनी चाहिए कि डेटा ग्रहण करने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए और डेटा भेजने की, यानी सेंड करने की और रिसीव करने की, दोनों की क्षमता क्या होनी चाहिए? उपकरण में होनी चाहिए। तब ही उस उपकरण से क्या हो पाएगा? संचार संभव हो पाएगा। यानी डेटा संप्रेषण और डेटा ग्रहण, डेटा रिसीविंग, दोनों की क्षमता यदि उपकरण में है तब ही क्या होगा? संचार संभव हो पाएगा कि नहीं दो उपकरणों के बीच में। एक चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये उपकरण ए है और ये वाला उपकरण क्या है? उपकरण बी या डिवाइस बी है। अब माना इन दो उपकरणों के मध्य संचार होना है, तो संचार का तात्पर्य डेटा का ट्रांसफर होना है। तो डेटा का ट्रांसफर होने के लिए क्या किया जाएगा? उपकरण ए माना क्या करता है? डेटा को क्या करता है? सेंड करता है। सेंड किया डेटा ए ने, उपकरण ए ने डेटा को सेंड किया और उपकरण बी द्वारा डेटा को क्या किया गया? रिसीव किया गया। तो अब ए से बी तक क्या हो गया? डेटा पहुंच गया। लेकिन बी द्वारा रिसीव किया गया डेटा यदि वापस ए को भेजना है तो इस उपकरण बी के पास में न केवल रिसीव करने की क्षमता होनी चाहिए अपितु डाटा को वापस ए को भेजने की क्षमता भी होनी चाहिए। और जो उपकरण ए है उसमें भी अब रिसीव करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप देखेंगे दोनों ही उपकरणों में डाटा सेंड करने की और डेटा रिसीव करने की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। उसी दशा में दोनों डिवाइसेस के मध्य या उपकरणों के मध्य संचार संभव हो पाएगा। अब बात करी पहले हमने डेटा की कि डेटा क्या होता है, तो हमने देख लिया था डेटा कोई भी अक्षर, ध्वनि, चित्र या वीडियो होता है। लेकिन ये अक्षर, ध्वनि, चित्र या वीडियो किस मात्रक में भेजे जाते हैं या किस मात्रक में गिने जाते हैं, उसकी यदि हम बात करें तो डेटा का जो भी ट्रांसफर या संचरण होता है वो बिट्स के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बिट्स के रूप में होता है। और कितने बिट प्रति सेकंड डेटा ट्रांसफर किया जाता है वही क्या होती है? स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर की। तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड का मात्रक क्या होता है? बीपीएस, बिट पर सेकंड, किलोबिट पर सेकंड या जीबीपीएस। तो इस प्रकार से डेटा संचरण की जो स्पीड है वो बीपीएस के माध्यम से मापी जाती है। अब डेटा ट्रांसफर की रेट मैंने आपको बताई दी। स्पीड क्या कहलाती है? एक सेकंड में कि एक उपकरण से दूसरे सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर हो जाते हैं वही क्या होती है? डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है। ये बात करी हमने कम्युनिकेशन या संचार की अवधारणा की। अब आइए देखते हैं पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को। हमने कम्युनिकेशन को समझ लिया। तो कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा कि एक उपकरण से दूसरे उपकरण के बीच में डेटा का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो इस ट्रांसफर के लिए पूरा एक सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम को क्या कह देते हैं? संचार तंत्र या कम्युनिकेशन सिस्टम कह देते हैं। अब इस कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा का ट्रांसफर होता है और क्या क्या युक्तियां इसके लिए चाहिए होती हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो संचार तंत्र में जो उपकरण या युक्तियां शामिल होती हैं उसको यदि हम देखें तो सबसे पहले तो डेटा भेजने के लिए या मैसेज भेजने के लिए कोई ना कोई डेटा सोर्स होना चाहिए, मैसेज का सोर्स होना चाहिए, यानी कोई भी मैसेज का स्रोत होना चाहिए। अब स्रोत से क्या भेजा जाएगा? स्रोत जो होगा उस स्रोत से क्या भेजा जाएगा? एक मैसेज भेजा जाएगा जिसे क्या आप कहते हैं? इनपुट मैसेज कहते हैं। ठीक है, इनपुट मैसेज कहते हैं। अब ये इनपुट मैसेज जो होता है वो किसके पास में जाना होता है? ट्रांसमीटर के पास में जाना होता है। ट्रांसमीटर के पास में जाने के लिए क्या चाहिए होता है? इसको ट्रांसड्यूसर चाहिए होता है, क्योंकि इनपुट मैसेज को सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए यानी समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करने के लिए क्या होना चाहिए? एक ट्रांसड्यूसर होना चाहिए जो इस इनपुट मैसेज को इनपुट सिग्नल में परिवर्तित कर दे। तो मैसेज और सिग्नल में क्या अंतर हो गया? एक तो होता है मैसेज, संदेश, और दूसरा होता है सिग्नल,
तो सिग्नल जो होता है उस रूप में ही किसी डाटा का ट्रांसफर हो सकता है। सिग्नल का तात्पर्य क्या हो गया? मैसेज उस फॉर्म में होना जो कि संचार माध्यम के द्वारा संचरित हो सके। तो मैसेज को संचार माध्यम में संचरित होने योग्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करता है। कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करता है। अब ट्रांसड्यूसर से ये डेटा किसके पास में पहुंचता है? ट्रांसमीटर के पास में पहुंचता है, और ट्रांसमीटर इसे कहां भेज देता है? चैनल के पास में भेज देता है या माध्यम के पास में भेज देता है। अब माध्यम क्या होता है? माध्यम या चैनल वो मार्ग होता है जिससे होकर डेटा गुजरता है, जिससे होकर डेटा का ट्रांसफर होता है। तो चैनल क्या हो गया? वह मार्ग जिससे होकर डेटा का ट्रांसफर होता है। अब ये माध्यम क्या हो सकता है? वायर भी हो सकता है कोई, और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस जो ट्रांसफर होता है वो वेव्स के द्वारा होता है, तरंगों के द्वारा होता है। इसको भी आगे हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अवयव। तो पहला अवयव क्या कौन सा हो गया? कम्युनिकेशन सिस्टम का पहला जो कंपोनेंट हो गया वो तो हो गया मैसेज सोर्स। उसके बाद में इनपुट ट्रांसड्यूसर, जो कि इस मैसेज सोर्स को किस में परिवर्तित कर देता है? सिग्नल में परिवर्तित कर लेता है। सिग्नल को ग्रहण करने के लिए ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर इस सिग्नल को कहां भेज देता है? माध्यम या चैनल में भेज देता है। और माध्यम या चैनल इस डेटा को अब कहां पहुंचाता है? रिसीवर, जिस उपकरण को यह डेटा रिसीव करना होता है वहां पर पहुंचा देता है। तो एक तो हो गया सेंडर और एक हो गया रिसीवर। अब रिसीवर के पास में जब ये डेटा पहुंचता है, उस डेटा को ये रिसीवर अब क्या कर देता है? इस आउटपुट सिग्नल के रूप में बदल के वापस से किसके पास में भेजता है? ट्रांसड्यूसर के पास में भेजता है। तो अब ये जो डेटा यहां से चला था, मान लो टेक्स्ट के रूप में चला था, और टेक्स्ट से ये किस में परिवर्तित हुआ? मान लो सिग्नल में परिवर्तित हुआ। जैसे हमारी वॉइस है, हम फोन पे बोलते हैं तो हमारी तो क्या होती है? बोली होती है, ध्वनि होती है। लेकिन इस ध्वनि का जो संचरण किया जाएगा, जो ट्रांसमिशन करा जाएगा किसके माध्यम से? चैनल के माध्यम से। वो किस रूप में किया जाएगा? ध्वनि के माध्यम में नहीं, सिग्नल के माध्यम से। इसलिए इस ध्वनि को सिग्नल में परिवर्तित करना जरूरी है। अब सिग्नल के रूप में ये ध्वनि कहां पहुंच जाएगी? रिसीवर के पास में पहुंच जाएगी। अब रिसीवर से हमें वो ध्वनि वापस सुनने के लिए इस सिग्नल को वापस से किस में बदलना पड़ेगा? मैसेज में बदलना पड़ेगा। यानी ये जो ध्वनि यहां तक पहुंची है उसे वापस किस, जो ये सिग्नल यहां तक पहुंचा है उस सिग्नल को आप वापस किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? ध्वनि में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कार्य वापस से किसके द्वारा किया जाता है? आउटपुट ट्रांसड्यूसर के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद मैसेज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इसको आप एक सिंपल उदाहरण से समझे। मोबाइल पे जब हम बातचीत करते हैं तो एक फोन से डेटा क्या किया जाता है? सेंड किया जाता है। तो डेटा सेंड कैसे किया जाएगा? जब हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि मोबाइल में सिग्नल के रूप में प्रवेश करती है। तो बोली हुई ध्वनि को मोबाइल में लगा हुआ कोई ना कोई ट्रांसड्यूसर किस में परिवर्तित कर देता है? सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। फिर वो सिग्नल क्या जाता है? माध्यम में जाता है, चैनल में जाता है। किस रूप में? सिग्नल के रूप में ही। जिस व्यक्ति से हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास में वो सिग्नल पहुंचता है, उसके मोबाइल तक पहुंचता है। अब उसके मोबाइल में लगा ट्रांसड्यूसर वापस से उस सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित कर देता है, और उस व्यक्ति को हमारी ध्वनि सुनाई देती है। और जब वो व्यक्ति बोलता है तो पुनः वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। उस व्यक्ति की ध्वनि को उसके मोबाइल में लगे ट्रांसड्यूसर द्वारा वापस से किस में बदला जाएगा? सिग्नल में। सिग्नल माध्यम से होता हुआ वापस हमारे पास पहुंचेगा, और उस सिग्नल को हमारे मोबाइल में लगा हुआ ट्रांसड्यूसर किस में परिवर्तित कर देगा? ध्वनि में परिवर्तित कर देगा। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी भी मैसेज को सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। तो ये थे संचार तंत्र के कुछ प्रमुख अवयव। इसके अलावा संचार तंत्र में कुछ अन्य अवयव भी क्या होते हैं। अब वो अवयव या कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि संचार, एक उपकरण और दूसरा उपकरण जिनके मध्य संचार हो रहा है उनके मध्य की दूरी कितनी है। यदि दूरी अधिक होती है तो कुछ अन्य प्रकार के उपकरण भी संचार तंत्र के अंतर्गत आवश्यक होते हैं, जैसे कि एंटीना, प्रोपोगेशन, रिपीटर्स, एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये सभी क्या होते हैं, एक एक को हम विस्तार से जानने वाले हैं। फिलहाल हमने जाना कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम या संचार तंत्र के अवयव क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसड्यूसर। जैसा हमने देखा था ट्रांसड्यूसर संचार तंत्र का क्या होता है, एक अंग होता है। इसी प्रकार ट्रांसमीटर भी क्या होता है, संचार तंत्र का ही एक हिस्सा होता है। पहले बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की।
तो ट्रांसड्यूसर अभी हमने देखा था क्या काम करता है, जो नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे दाब, तापांतर, विस्थापन, बल, ध्वनि, ये सभी क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। अब किसी भी माध्यम में इनका क्या होना, इनका जो ट्रांसफर या संचरण यदि करना है तो इनके संचरण के लिए इन नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना क्या है, आवश्यक है। नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का कार्य जो युक्ति करती है, जो उपकरण करता है, वो होता है ट्रांसड्यूसर। कौन होता है, ट्रांसड्यूसर। अब इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस से ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो जिस फॉर्म में ये किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल में क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, संचारित हो सके। वो करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसमीटर के द्वारा किया जाता है। ट्रांसमीटर इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को अब कम्युनिकेशन योग्य सिग्नल में बदल देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर का काम तो क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में बदल देना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल लेना। और ट्रांसमीटर का कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को कम्युनिकेशन योग्य सिग्नल में बदल देना। यहां आप देख पाएंगे ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर की एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। यहां हम देखते हैं, ये देखिए दाब में परिवर्तन, यहां क्या हो रहा है, दाब में परिवर्तन का क्या है, कोई सिग्नल है, दाब में परिवर्तन का कोई सिग्नल है। यहां से क्या हुआ, दाब में परिवर्तन हुआ। दाब में परिवर्तन के सिग्नल को पहले किस में परिवर्तित किया गया, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या किया गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ये तो कौन सा हो गया, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब इस नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में परिवर्तित किया गया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया, जिसे एनालॉग सिग्नल कह दिया गया। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हमने देखा था ट्रांसड्यूसर। तो यहां प्रेशर को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तो इस ट्रांसड्यूसर को क्या कह दिया, प्रेशर ट्रांसड्यूसर। यदि ध्वनि को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करना हो तो क्या हो जाएगा, साउंड ट्रांसड्यूसर। इसी तरह तापांतर के द्वारा कोई हलचल उत्पन्न होती है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या करना हो, परिवर्तित करना हो, तो यहां क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। तो सेंडर ने क्या किया, जो भी मैसेज भेजा उसको ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक सिग्नल में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, जिसकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये दो प्रकार की पिन इसमें हमें दिखाई देती हैं। ये बात करी हमने किसकी, ट्रांसड्यूसर की और ट्रांसमीटर की। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नल की। अभी हमने देखा कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है या कोई भी मैसेज होता है, उस मैसेज को कम्युनिकेशन करने के लिए या संचारित होने के लिए किस में परिवर्तित होना पड़ता है, सिग्नल में परिवर्तित करना पड़ता है। तो पहले हम समझते हैं कि ये सिग्नल आखिर होता क्या है। तो सिग्नल क्या होता है, किसी भी सूचना का वह रूप, किसी भी मैसेज का वह रूप जिस रूप में वो किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल में क्या किया जा सके, ट्रांसमिट किया जा सके, संचारित किया जा सके। यानी मैसेज या सूचना का ऐसा कोई भी रूप जो संचरण माध्यम में संचारित किया जा सके, वो क्या कहलाता है, सिग्नल कहलाता है। और मोटे तौर पर सिग्नल को दो प्रकारों में हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहले प्रकार के जो सिग्नल होते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल। और दूसरे प्रकार के सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी सतत प्रकार के इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल असतत प्रकार के या डिसकंटिन्यूड इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। यानी यहां पर सिग्नल जो होगा वो कंटिन्यूड होगा और यहां पर कंटिन्यूड नहीं होगा, असतत प्रकार का सिग्नल होगा, कुछ समय छोड़ छोड़कर वो सिग्नल होगा। जिस रूप में सिग्नल होता है, जिस रूप में सिग्नल क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है, उसी रूप में सिग्नल को व्यक्त किया जाता है एनालॉग सिग्नल के मामले में। जबकि डिजिटल सिग्नल जो होता है वो सदैव बाइनरी नंबर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे हमने संदेश भेजा किस रूप में, अल्फाबेट, तो ये अल्फाबेट के रूप में ही सिग्नल क्या होगा, व्यक्त किया जाएगा। जबकि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो सदैव एक ही रूप में होता है और वो रूप है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में 0 और 1 की जो संख्याएं होती हैं वो ही अलग अलग रूप में व्यवस्थित होकर क्या करती हैं, सिग्नल बनाती हैं। अब इनको जो दर्शाया जाता है वो साइन वेव के माध्यम से दर्शाया जाता है, किसको, एनालॉग सिग्नल को। जबकि डिजिटल सिग्नल को स्क्वायर वेव के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब साइन वेव और
स्क्वायर वेव क्या होते हैं, ये आपको इधर चित्र में दिख पा रही है, मैं आपको वापस से सेंटर में लाके इनको दिखाऊं तो देखिए इस प्रकार की जो वेव्स होती हैं वो एनालॉग, और ये तो हो गई एनालॉग सिग्नल के लिए, ये तो क्या हो गई एनालॉग सिग्नल के लिए। ये वाली जो वेव्स हो गई जिन्हें साइन वेव कहा जाता है, ये तो किसके लिए हो गई, साइन वेव तो किसके लिए हो गई, एनालॉग सिग्नल के लिए। और ये वाली जो वेव हो गई जो कि क्या होती हैं, स्क्वायर फॉर्म में होती हैं, वो किसके लिए हो गई, डिजिटल सिग्नल के लिए। तो इस प्रकार की वेव के रूप में जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल है वो अलग अलग रूप से आगे बढ़ते हैं। तो ये बात होगी डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बारे में। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल यदि हम देखें एनालॉग सिग्नल का, तो वो एग्जाम्पल है ध्वनि का सिग्नल, यानी हम कुछ बोल रहे हैं वो एक उपकरण से दूसरे उपकरण में जाता है तो एनालॉग सिग्नल के माध्यम से। इसी प्रकार चलचित्र जो चलते हैं टीवी पर, जो चलचित्र चलते हैं वो भी किस प्रकार का सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। बात करें हम डिजिटल सिग्नल की तो ऑप्टिकल ड्राइव और कंप्यूटर्स के मध्य जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो किसका उदाहरण है, डिजिटल सिग्नल का क्या है, उदाहरण थे। तो ये थे सिग्नल, मोटे तौर पे दो भागों में बांटा, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, दोनों में क्या अंतर होता है इसको हम समझ चुके हैं। और ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में प्रश्न RAS 2018 की जो मुख्य परीक्षा थी उसमें 2 नंबर का इस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा गया था, जिसमें इस तरह से टेबल बना के आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के मध्य जो है अंतर समझाना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्नल की आवर्ती परास के बारे में या बैंडविड्थ के बारे में। तो अब ये बैंडविड्थ या आवर्ती परास क्या होती है, तो इसके लिए हमको समझना होगा कि प्रत्येक जो सिग्नल होता है, जैसे मैंने आपको बताया सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, माध्यम या चैनल में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है या संचरित होता है, इसका क्या होता है, संचरण होता है। अब ये संचरण किसके माध्यम से होता है, संचरण माध्यम या चैनल के माध्यम से होता है, संचरण माध्यम। संचरण माध्यम जो होता है वो 2 रूपों में हो सकता है, एक तो वायर के रूप में और एक नॉन वायर्ड, ठीक है, नॉन वायर्ड रूप में जब संचरण होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, वेव कम्युनिकेशन कह देते हैं, या वो तरंगों के द्वारा होता है। अब प्रत्येक जो सिग्नल है वो एक निश्चित प्रकार की तरंगों के द्वारा ही संचरित किया जा सकता है, यानी कोई भी सिग्नल एक निश्चित प्रकार की जो तरंगे हैं उस माध्यम से ही संचरित किया जा सकता है। तो प्रत्येक तरंग जिस आवर्ती के सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकती है वो क्या होती है, बैंडविड्थ होती है उस सिग्नल की। यानी जब तरंगों द्वारा क्या किया जाए, संचरण किया जाए, तो तरंगों द्वारा जब किसी भी डेटा का संचरण किया जाता है तो उस स्थिति में वो कुछ स्पेसिफिक आवर्ती की तरंग के सिग्नल को ही क्या कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, संचरित कर सकती है। वो स्पेसिफिक आवर्ती का जो रेंज होता है उस रेंज को ही हम क्या बोल देते हैं, बैंडविड्थ बोल देते हैं या आवर्ती परास बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीच सिग्नल है, स्पीच मतलब ध्वनि का कोई सिग्नल है, वो यदि माध्यम में संचरित करना हो तो उस माध्यम में संचरित हो सकता है केवल जिसकी बैंडविड्थ कितनी हो, जिसकी आवर्ती परास कितनी हो, 300 से लेके 3100 हर्ट्ज हो। यानी हमें स्पीच सिग्नल को यदि एक उपकरण से दूसरे उपकरण के पास में भेजना है तो हमें ऐसे माध्यम का चयन करना पड़ेगा, ऐसी तरंगों का चयन हमें करना पड़ेगा जिनकी बैंडविड्थ या जिनकी आवर्ती परास 300 हर्ट्ज से लेके 3100 हर्ट्ज के मध्य में हो। इसी प्रकार म्यूजिक संबंधी कोई सिग्नल यानी कोई गाना एक उपकरण से दूसरे उपकरण के बनते हमको क्या करना है, मान लो भेजना है, तो उसके लिए जो आवर्ती तरंगे, जो तरंगे प्रयुक्त की जाएंगी माध्यम के रूप में, उनकी आवर्ती परास कितनी होनी चाहिए, 20 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए। इसी प्रकार वीडियो सिग्नल के ट्रांसफर के लिए, संचरण के लिए आवर्ती कितनी चाहिए, 4.2 मेगाहर्ट्ज आवर्ती की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऑडियो विजुअल सिग्नल जिसमें दिखे भी और बोले भी कोई व्यक्ति, ऐसा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिस आवर्ती परास की तरंगे चाहिए होती हैं वो होती हैं 6 मेगाहर्ट्ज। तो सिग्नल और उससे संबंधित कौन सी हमने आवर्ती देखी, तो जिस सिग्नल से संबंधित जो आवर्ती होती है वही उस सिग्नल की क्या होती है, बैंडविड्थ होती है या आवर्ती परास होती है। तो इस तरह आवर्ती परास को हमने समझा। अब हम समझने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडियम या चैनल। काफी देर से हम बात कर रहे हैं कि डेटा ट्रांसफर जो होता है किसी भी संचार तंत्र में, वो एक मीडियम या माध्यम के रूप में, चैनल जो होता है उसके द्वारा होता है। तो आइए समझते हैं कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल आखिर होता क्या है।
तो देखिए जब भी क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है, संचार का एक माध्यम आवश्यक होता है। अब ये संचार का जो भौतिक माध्यम होता है जो किस किस को जोड़ देता है, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब ऐसा स्रोत जो कि क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, डेटा भेज रहा है, और रिसीवर जो डेटा को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इन दोनों को जोड़ने वाला जो भौतिक माध्यम होता है वही क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है या संचरण माध्यम कहलाता है। अब ये संचरण माध्यम क्या हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, यानी किसी तार के रूप में भी हो सकता है और ना दिखाई देने वाली तरंगों के रूप में भी हो सकता है, जो कि नॉन वायर्ड या वायरलेस कहलाता है। अब जब ये संचरण माध्यम किस रूप में होता है, केबल के रूप में होता है या वायर्ड होता है, तो आप देखेंगे वायर्ड में आप देखेंगे कि एक उपकरण ए है मान लो और दूसरा उपकरण बी है, इन दोनों के बीच में मान लो संचरण माध्यम कोई केबल या वायर है, तो वायर सीधा ए से लेके क्या आएगा, बी के बीच में क्या होगा, एक वायर होगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, इसके अंतर्गत वायर की जो दिशा होती है उसी दिशा में सिग्नल क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार के संचरण को गाइडेड संचरण बोलते हैं। तो सदैव जो वायर चैनल होता है यानी तार वाला जो चैनल होता है जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देता है तार, उस चैनल के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो गाइडेड ट्रांसमिशन कहलाता है। किस प्रकार का ट्रांसमिशन कहलाता है, गाइडेड ट्रांसमिशन कहलाता है। जबकि ए से बी के बीच में मान लो वायर ना हो, क्या हो, वायरलेस कम्युनिकेशन हो, तो तरंगे जो हैं वो एक निश्चित दिशा में नहीं होती, काफी दिशाओं से जाके ए से बी तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन जो कि नॉन वायर्ड होता है या तरंगों के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन गाइडेड या अनगाइडेड क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेशन बोल देते हैं या अनगाइडेड ट्रांसमिशन बोल देते हैं। ये बात हुई कम्युनिकेशन मीडियम की। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जो मीडियम होता है उसकी एक निश्चित आवर्ती परास होती है। निश्चित आवर्ती परास का तात्पर्य है कि कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम एक निश्चित आवर्ती पर ही क्या करता है, डेटा का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। निश्चित आवर्ती पर ही डेटा का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। यानी जब तरंगों के रूप में हम कम्युनिकेशन मीडियम को यूज लेते हैं तो इन तरंगों के द्वारा एक निश्चित आवर्ती के सिग्नल ही क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, इस कम्युनिकेशन माध्यम की बैंडविड्थ या आवर्ती परास बोल देते हैं, जो पूर्व में भी हम देख चुके हैं। अब संचरण माध्यम की जो हमने देखा कि संचरण माध्यम वायर्ड भी हो सकते हैं और नॉन वायर्ड भी हो सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में और फिर उसके बाद हम करेंगे बिना वायर वाले यानी तरंगों के रूप में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में। तो वायर्ड कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें तो वायर्ड कम्युनिकेशन में सबसे पहले आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, और इस ट्विस्टेड पेयर केबल में कुछ प्लास्टिक के एक दूसरे से लिपटे हुए क्या होते हैं, इस प्रकार के तार होते हैं। प्लास्टिक के तार होते हैं, वो एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, उसे क्या कह देते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल कह देते हैं। और इन प्लास्टिक के तारों के अंदर क्या होते हैं, तांबे के तार होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन क्या होता है, किया जाता है। अब कुंडलन का देखिए, हमने बताया कि ये तार एक दूसरे से क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं। तो ये कुंडलित क्यों होते हैं, एक दूसरे से के साथ में गुथे हुए क्यों होते हैं, उसका कारण है कि जब ये इस प्रकार से एक दूसरे से कुंडलन के रूप में गुथे हुए रहते हैं तो जो डेटा ट्रांसफर होता है उसमें इंटरफ्रेंस यानी डेटा ट्रांसफर के मार्ग में बाधा क्या होती है, कम से कम होती है। कम से कम बाधा डेटा ट्रांसफर में होती है, इसीलिए इनको एक दूसरे से कुंडलित रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा टेलीफोन के जो तार हैं वो इस प्रकार के आपको दिखाई देते हैं। तो टेलीफोन और लैन लोकल एरिया नेटवर्क में जब कम जगह पर एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना हो, उस स्थिति में इस प्रकार के चैनल का प्रयोग किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो डेटा ट्रांसफर इनके द्वारा किया जाता है वो द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब ये जो केबल है ये इस दिशा में भी डेटा का ट्रांसफर करती है और दूसरी जगह जहां पर ये जाके जुड़ रही है, मान लो उपकरण ए और उपकरण बी के बीच में ये केबल जुड़ रही है, तो ए से बी के बीच में भी डेटा भेजेगी ये, और बी से डेटा को ए के पास भी भेज सकती है। तो बाई डायरेक्शनल क्या होता है, कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा, ट्विस्टेड पेयर केबल के द्वारा। नेक्स्ट जो वायर प्रकार का
संचरण माध्यम है वो है कोक्शियल केबल। कोक्शियल केबल आपको यहां दिख पा रही है। कोक्शियल केबल में एक क्या होता है, तांबे का तार होता है और उसके ऊपर कुछ क्लैडिंग चढ़ी हुई होती है, उसके ऊपर कुछ अन्य परतें भी होती हैं। तो ये जो इस प्रकार की केबल होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोक्शियल केबल बोल देते हैं। और इस कोक्शियल केबल में भी जो संचार होता है वो द्विदिशीय होता है, यानी एक उपकरण से दूसरे उपकरण को और उस उपकरण से वापस पहले उपकरण को क्या हो सकता है, संचार हो सकता है। इसमें भी तांबे का तार होता है जिसके ऊपर क्या होती है, कई परतें होती हैं और इन परतों या आवरणों के कारण तांबे के तार से जो सिग्नल जा रहा होता है वो क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये थी कोक्शियल केबल। तीसरा जो वायर्ड प्रकार का नेटवर्क है वो है ऑप्टिकल फाइबर, जिसकी आप चित्र देख पा रहे हैं। और इस ऑप्टिकल फाइबर में जो है एक पतला ग्लास होता है और इस पतले ग्लास के ऊपर कांच की क्लैडिंग जो होती है वो चढ़ी होती है और कांच की क्लैडिंग से ऊपर फिर क्या चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक की कवर चढ़ा हुआ होता है। और डाटा को जब लंबी दूरी तक क्या हो, संचरित करना हो, तब इस प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा का संचरण होता है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर में डेटा का संचरण तेज गति से तो होता है लेकिन एक दिशीय ही होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ए से बी के बीच में मान लो क्या पहुंचाना है, आपको डेटा पहुंचाना है, तो ऑप्टिकल फाइबर ए से बी के बीच में डेटा ले जाएगा लेकिन बी से वापस ए के पास डेटा नहीं लाएगा। तो एक दिशीय डायरेक्शन में ही क्या करता है, डेटा का ट्रांसफर करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। अब उसके बाद है वायरलेस मीडिया, या हम कह सकते हैं ऐसा मीडिया जिसमें किसी प्रकार का वायर हमें नहीं दिखाई देता। यह मुख्यतः किसके रूप में होता है, तरंगों के रूप में होता है। और क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार की कुछ तरंगे सम्मिलित होती हैं। बहुत सारी तरंगे इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। परंतु इसके द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, या डेटा का जो संचरण या ट्रांसमिशन किया जाता है वो या तो द्विदिशीय या एक दिशीय, यानी कुछ तरंगे एक दिशा में डेटा का संचरण करती हैं और कुछ तरंगे दोनों दिशाओं में डेटा का क्या कर सकती हैं, संचरण कर सकती हैं। अब यहां पे एक शब्द आपने देखा स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम का तात्पर्य है अलग अलग तरंगों द्वारा अलग अलग आवर्ती के डेटा का क्या किया जाता है, संचरण किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें आवर्ती के क्रम में क्या करती हैं, डेटा का संचरण करती हैं। और इस प्रकार से आवर्ती के क्रम में डेटा संचरण जब किया जाता है किसी माध्यम द्वारा तो उस माध्यम को क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कह देते हैं। अगली स्लाइड में हम विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत अलग अलग तरंगों द्वारा अलग अलग प्रकार के डेटा का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ और डिटेल में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जैसा मैंने आपको बताया, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में बहुत सारी तरंगों का समूह क्या होता है, सम्मिलित होता है। अब इस स्पेक्ट्रम में कुछ तरंगे रेडियो तरंगे प्रकार की भी होती हैं, कुछ तरंगे माइक्रोवेव प्रकार की तरंगे होती हैं जिन्हें लघु तरंगे बोल दिया जाता है, और कुछ तरंगे इंफ्रारेड प्रकार की होती हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रकार की कुछ तरंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल होती हैं, लेकिन मेनली डेटा ट्रांसमिशन के लिए तीन प्रकार की तरंगे इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में से काम में आती हैं। पहली रेडियो तरंगे, दूसरी माइक्रोवेव तरंगे और तीसरी इंफ्रारेड तरंगे। ये तीनों ही किसके काम में आती हैं, माध्यम के रूप में या डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। आइए एक एक करके तीनों को हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, रेडियो तरंगों के बारे में। तो रेडियो तरंगों के बारे में यदि हम बात करें तो रेडियो तरंगे जो होती हैं हम देखेंगे कि ये ऐसी तरंगे होती हैं जो दीवार के, अच्छा इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बात की थी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्शियल केबल, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और ऑप्टिकल फाइबर की। इनकी विशेषताओं को हमने देख लिया था, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि ये किस बैंडविड्थ के डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो 650 मेगाहर्ट्ज तक के जो डेटा होते हैं उन्हीं का क्या कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं। इसी प्रकार कोक्शियल केबल 750 मेगाहर्ट्ज क्षमता के डेटा का क्या कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं।
जबकि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 3 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक के डेटा को क्या कर सकता है, ट्रांसफर करने में सक्षम है। और ऑप्टिकल फाइबर 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज तक के डेटा को ट्रांसफर करने में क्या है, सक्षम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर की जो डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता है वो क्या है, बहुत अधिक है। बात कर रहे थे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे पहले प्रकार की तरंग हमने देखी रेडियो तरंग। रेडियो तरंग क्या कर सकती है, किसी दीवार को भी भेद कर उसके क्या करी जा सकती हैं, आर पार जा सकती हैं। यानी लंबी दूरी का कम्युनिकेशन यदि स्थापित करना हो तो किस प्रकार की तरंगों का काम में लिया जाता है, रेडियो तरंगों को काम में लिया जाता है। और इनकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ कितनी होती है, 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज। यानी इस आवृत्ति के डेटा को ये एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा सकती हैं। उदाहरण का यदि हम बात करें कि रेडियो तरंगों द्वारा किस किस प्रकार के संचार माध्यम में संचार किया जाता है, तो हम देखेंगे जो भी एएम जैसे आपने एफएम का नाम सुना है, उसी तरह एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो संचरण प्रदान किया जाता है वो रेडियो तरंगों द्वारा। इसी प्रकार जो टीवी के कम्युनिकेशन है, टीवी में जो आप चलचित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो भी किसके द्वारा, रेडियो तरंगों द्वारा इस प्रकार का संचरण किया जाता है। जो सैटेलाइट से डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं, देखिए टीवी पे जब भी कोई प्रसारण होता है तो वो प्रसारण कैसे होता है, वो प्रसारण कहाँ से किया जाता है, सैटेलाइट से किया जाता है। और सैटेलाइट से आपके टीवी तक जो भी क्या पहुंच रही है, चलचित्र पहुंच रहा है, वीडियो पहुंच रहा है, वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा पहुंच रहा है, रेडियो तरंगों के द्वारा पहुंच रहा है। किसके द्वारा पहुंच रहा है, रेडियो तरंगों के द्वारा पहुंच रहा है। जैसे दिल्ली में कोई प्रोग्राम बना तो दिल्ली से बना हुआ प्रोग्राम आप जयपुर में बैठकर देख सकते हैं। तो दिल्ली से ये प्रोग्राम रेडियो तरंगों के माध्यम से पहले कहाँ भेजा जाएगा, सैटेलाइट के पास में भेजा जाएगा, और सैटेलाइट से पुनः ये रेडियो तरंगों के रूप में जयपुर स्टेशन पर क्या हो जाएगा, आप बैठे हुए देख सकते हैं। तो टीवी, उसके अलावा टीवी में भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों ही प्रकार के डेटा का संचरण किसके द्वारा किया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार एफएम जो कि आप सुनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एफएम की फुल फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसके तहत भी डाटा ट्रांसफर रेडियो वेव्स के द्वारा ही किया जाता है। मोबाइल पर जो आप बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपकी आवाज पहुंचती है, वो किसके माध्यम से पहुंचती है, रेडियो वेव्स के माध्यम से या रेडियो तरंगों के माध्यम से पहुंचती है। इसके अलावा सैटेलाइट डाउनलिंक और सैटेलाइट अपलिंक। अब ये डाउनलिंक और अपलिंक क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए सैटेलाइट जो होता है, मान लो ये क्या है, कोई सैटेलाइट है। अब ये धरती पर कोई स्टेशन ए है और ये बी। अब ए से बी तक के मध्य जो संचार होना है, उसके लिए पहले ए से रेडियो तरंगे कहां तक पहुंचती हैं, सैटेलाइट तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से जब उपकरण से सैटेलाइट तक तरंगे पहुंचती हैं तो उसे तो क्या कह दिया जाता है, अपलिंक। क्या कह दिया जाता है, अपलिंक। और जब ये सैटेलाइट से वापस दूसरे उपकरण तक नीचे की ओर आती हैं तो उसको क्या कह दिया जाता है, डाउनलिंक। तो डाउनलिंक और अपलिंक दोनों के कम्युनिकेशन का कार्य कौन करती हैं, रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख जो संचरण रेडियो तरंगों द्वारा किए जाते हैं उनके उदाहरण हमने देखे। अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी से ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की आवृत्ति के मध्य ये क्या होते हैं, डेटा संचरण होता है। जैसे एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के तहत डेटा का ट्रांसफर होता है, वो 540 से 16 किलो हर्ट्ज के जो डेटा होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इसी तरह आपने एफएम देखा होगा, एफएम के जो चैनल आपने देखे होंगे, 91.1 एफएम, 98.3 एफएम, 95 एफएम, ये सारी क्या हैं, आवृत्तियां हैं कि इस आवृत्ति परास के जो डेटा है वो एफएम के माध्यम से रेडियो तरंगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो ये हर जो कम्युनिकेशन है उसके आगे उस ब्रैकेट में उसकी क्या दी हुई है, उसकी आवर्ती परास दी हुई है कि वहां वो किस प्रकार के आवर्ती परास का डेटा होता है। जैसे मोबाइल जो टेलीफोनी होती है वो किस आवर्ती परास का डेटा होता है, 896 से 935 मेगाहर्ट्ज आवर्ती परास का क्या होता है, डेटा होता है। तो ये थी रेडियो तरंगे संचरण माध्यम के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोवेव तरंगे। माइक्रोवेव तरंगे भी संचरण माध्यम के रूप में क्या कर सकती हैं, प्रयुक्त की जा सकती हैं। अब देखते हैं माइक्रोवेव तरंगों के द्वारा किस प्रकार से डेटा का ट्रांसफर होता है। तो माइक्रोवेव जो तरंगे हैं उनके द्वारा
जो डेटा ट्रांसफर हो सकता है वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज का हो सकता है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के डेटा को ही क्या कर सकती है, माइक्रोवेव तरंगे ट्रांसफर कर सकती हैं। और एक विशेष बात माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की है कि ये दीवार को नहीं भेद सकती, और संचरण जो होता है एक दिशीय होता है। रेडियो तरंगों के मामले में हमने देखा था तरंग जो संचरण होता है वो द्विदिशीय होता है, जबकि माइक्रोवेव तरंगे एक दिशा में ही डेटा का क्या कर सकती हैं, संचरण कर सकती हैं। दीवार से भेदकर ये तरंगे नहीं जा सकती। एक यदि मान लो कोई उपकरण A है और दूसरा उपकरण B है और उन दोनों के मध्य यदि दीवार है, तो इन दोनों उपकरणों के मध्य इन माइक्रोवेव तरंगों के माध्यम से संचरण संभव नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव तरंगे दीवार को भेद नहीं सकती। और मुख्यतः इसमें जो उपकरण काम में लेते हैं माइक्रोवेव वेव्स को अपने कम्युनिकेशन में, वो है रडार और सैटेलाइट। ठीक है, डाटा का संचरण बहुत अधिक मात्रा में इनके माध्यम से किया जा सकता है, और रडार और सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है वो माइक्रोवेव के माध्यम से स्थापित किया जाता है। बैंडविड्थ हम इसकी देख ही चुके हैं। अगले प्रकार की तरंगे हैं इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव जो होती हैं वो किस श्रेणी के डाटा को ट्रांसफर कर सकती हैं, 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 413 हर्ट्ज तक के डेटा को क्या कर सकती है, अपने द्वारा ट्रांसफर कर सकती है। ये भी दीवार को नहीं भेद सकती, इसलिए कम दूरी तक ही कम्युनिकेशन इनके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। और मेन उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है किसका, इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन का, वो देखने को मिलता है रिमोट कंट्रोल में। ब्लूटूथ, जो हमारे मोबाइल का ब्लूटूथ है जिसके माध्यम से ब्लूटूथ ऑन करके दूसरी डिवाइस से हम संपर्क स्थापित कर लेते हैं, वो किसके माध्यम से होता है, इन इंफ्रारेड वेव के माध्यम से होता है। इसी प्रकार वाईफाई के माध्यम से जो इंटरनेट चलाते हैं वो भी कौन से कम्युनिकेशन का उदाहरण है, इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो सब क्या होता है, संभव हो पाता है। तो ये थी कुछ तरंगे जिनके माध्यम से संचरण हम क्या है, संभव है, डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव है। अब एक नया शब्द आपके सामने है, प्रोपोगेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोपोगेशन भी एक मुख्य अवयव है। अब प्रोपोगेशन आखिर होता क्या है, देखिए प्रोपोगेशन एक्चुअल में होता क्या है, जब तरंगों द्वारा क्या किया जाता है, संचरण किया जाता है। जब तरंगों द्वारा डेटा का संचरण किया जाता है तो ये तरंगे जब चैनल अब तरंगे कहाँ होती है, वायुमंडल में चलती हैं, तो रेडियो तरंगे जब भी क्या करती हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करती हैं या संचरण माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, तो इन रेडियो तरंगों का जब मीडियम में या वायुमंडल में, अब रेडियो तरंगे कहाँ चलती हैं, वायुमंडल में चलती हैं। रेडियो तरंगे कहाँ चलेगी, वायुमंडल में। अब इन तरंगों में क्या होता है, डेटा होता है। ये तरंगे जब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वायुमंडल में चलती हैं या चैनल में चलती हैं, तो उसे ही क्या कह दिया जाता है, प्रोपोगेशन कह दिया जाता है। यानी रेडियो तरंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन कहलाता है। अब इस प्रोपोगेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक एंटीना आवश्यक होता है, एंटीना आवश्यक होता है। और ये एंटीना लगा हुआ होता है किस पे, ट्रांसमीटर पर। आप देखिए यहां आप देख पाएंगे, यदि आप यहां देखेंगे तो इस प्रकार से जो भी ट्रांसमीटर होगा, जो भी क्या होगा, ट्रांसमीटर होगा। ट्रांसमीटर मतलब जहां से सूचना भेजी जानी होगी, सेंडर होगा, उस पे क्या लगा होगा, एक एंटीना लगा होगा। क्या लगा होगा, एंटीना लगा होगा। और ये एंटीना किस रूप में कार्य करता है, ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। यानी ट्रांसमीटर पर क्या होता है, एक एंटीना लगा होता है। अब ये जो एंटीना लगा होता है, इसकी जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कई जगह छोटे एंटीना लगे रहते हैं, कई जगह बड़े एंटीना लगे हुए रहते हैं। अब ये जो साइज रहती है एंटीना की, ये किस पे निर्भर करती है, ये निर्भर करती है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर। और कौन सी तरंग दैर्ध्य पर, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य पर। अर्थात किस प्रकार की रेडियो तरंगे क्या हो रही हैं, कम्युनिकेशन माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं, वही निर्धारित करता है कि एंटीना का साइज क्या होगा। यदि तरंग दैर्ध्य जो हैं वो क्या हैं, बड़ी तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगे हैं, यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य की क्या है, रेडियो तरंगे हैं, तो एंटीना का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता जाता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि एंटीना का जो साइज होता है, एंटीना का जो न्यूनतम आकार होता है वो कितना होना चाहिए, जितनी रेडियो तरंगे हैं, यानी जितनी रेडियो तरंगे की
तरंग दैर्ध्य है उसका 1/4 होना चाहिए। एंटीना का आकार किस पर निर्भर करेगा? रेडियो तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर। संचरण माध्यम प्रदान करने वाली तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य की परास बढ़ती जाती है, बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगे यदि संचरण माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं तो एंटीना का आकार भी क्या होगा? बड़ा होगा। और छोटी तरंग दैर्ध्य की यदि विकिरण काम में ली जा रही है, छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगे यदि संचरण माध्यम के रूप में प्रयोग की जा रही हैं तो एंटीना का साइज बड़ा होगा। और आपको मालूम है कि तरंग दैर्ध्य और किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य और जो आवर्ती होती है उनका एक दूसरे के सामने से संबंध क्या होता है? व्युत्क्रम प्रकार का होता है। यानी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो आवर्ती क्या होगी? कम होगी। आवर्ती क्या होगी? कम होगी। तो इसी संबंध के कारण हम ये कह सकते हैं यदि आवर्ती अधिक है किसी तरंगों की और वो संचरण माध्यम के रूप में प्रयुक्त की जा रही हैं तो हमें एंटीना का आकार छोटा चाहिए। और आवर्ती क्या है? ज्यादा है संचरण माध्यम के तरंगों की तो एंटीना का साइज हमें क्या चाहिएगा? बड़ा चाहिएगा। तो इस प्रकार का विपरीत संबंध हमें एंटीना के साइज और आवर्ती के मध्य देखने को मिलता है। बात होगी प्रोपोगेशन की, और प्रोपोगेशन में एंटीना का क्या रोल होता है उसकी। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन के प्रकार की। हमने प्रोपोगेशन को देख लिया। प्रोपोगेशन क्या होता है? जब रेडियो तरंगे चैनल में एक जगह से दूसरी जगह की ओर बढ़ती हैं तो उसी को क्या कह दिया जाता है? प्रोपोगेशन कह दिया जाता है। अब ये प्रोपोगेशन 3 प्रकार से होता है। पहला प्रोपोगेशन क्या कहलाता है? सरफेस वेव प्रोपोगेशन, या इसे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है स्काई वेव प्रोपोगेशन और तीसरा होता है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। आइए एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं कि किस प्रकार के ये कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस वेव प्रोपोगेशन या ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। इसको सामान्य से शब्दों में यदि हम समझे तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का एक उदाहरण आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है? धरती पर एक एंटीना लगा हुआ होता है और दूसरी जगह दूसरा एंटीना लगा हुआ होता है। एक एंटीना किस रूप में कार्य करता है? एंटीना या टावर इसे हम बोल सकते हैं। एक टावर किस रूप में काम करता है? ट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। और दूसरा टावर किस रूप में काम करता है? रिसीवर के रूप में कार्य करता है। एक टावर से दूसरे टावर के मध्य क्या होता है? तरंगों का क्या होता है? संचरण होता है। और चूंकि तरंगों का जो संचरण होता है वो वायुमंडल में होता है, और तो कहने का तात्पर्य क्या है? जब इस एंटीना से तरंगे चलेंगी और इस एंटीना तक पहुंचेंगी, एक टावर से तरंगे चलेंगी दूसरे टावर तक पहुंचेंगी, तो वो कहां से गुजरेंगी? वायुमंडल से होकर गुजरेंगी। किससे होकर गुजरेंगी? वायुमंडल से होकर गुजरेंगी। और सरफेस वेव प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी धरती के पास जो वायुमंडल है, यानी वायुमंडल की निचली परतों से, वायुमंडल की निचली परतों से होकर गुजरेंगी। ठीक है। धरातल से जस्ट ऊपर जो होता है वो वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होती है, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और सबसे ऊपर क्या होता है? आयन मंडल। तो चूंकि इन वेव्स का जो प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, धरातलीय तरंगे, यानी धरातल के आसपास से ये तरंगे क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? वायुमंडल का जो निचला भाग है उससे होकर ये तरंगे गुजरती है। तो ये कौन सी हो गई? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। आइए अब इनकी विशेषता देख लेते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की विशेषताओं की। यदि हम बात करें तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की विशेषताएं कुछ हम देखने वाले हैं। देखिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, जैसा मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया, ये कैसे होता है? धरातल पर क्या लगे होते हैं? वर्टिकल रूप में टावर लगे हुए होते हैं, और एक टावर से दूसरे टावर के मध्य रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या होता है? संचरण होता है। तो उसे क्या बोल देते हैं? सरफेस वेव प्रोपोगेशन बोल देते हैं। अब सरफेस वेव जो प्रोपोगेशन होता है, उस सरफेस वेव प्रोपोगेशन में हम देखते हैं कि सरफेस वेव प्रोपोगेशन में जो तरंगे होती हैं वो अलग अलग जो है वायुमंडल की परतों से गुजरती हैं। अलग अलग वायुमंडल की परतों से क्या होती हैं? गुजरती हैं। तो वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं उनमें से अलग अलग जो आवर्ती है उसकी धरातलीय तरंगे क्या हो सकती हैं? अवशोषित भी हो सकती हैं। जब वायुमंडलीय परतों से रेडियो तरंगे गुजरेंगी तो चूंकि वायुमंडल की परत में क्या होती हैं? अलग अलग परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो अलग अलग रेडियो तरंगे जब उन अलग अलग परतों से गुजरती हैं तो उन परतों में उनका अवशोषण भी हो सकता है
परावर्तन भी हो सकता है या अपवर्तन भी हो सकता है। अवशोषण मतलब अवशोषित कर ली जाए, परावर्तन मतलब उनको वापस भेज दिया जाए धरातल की तरंग, जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का जो माध्यम है उसको यदि वापस टकरा कर भेज दिया जाए तो वो परावर्तन, और उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए वो होता है अपवर्तन। तो इस प्रकार के कुछ कार्य होते हैं जब रेडियो तरंगे वायुमंडल में एक टावर से दूसरे टावर की ओर बढ़ती हैं तब। अब किस प्रकार से ये तरंगे प्रभावित होती हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षोभ मंडल। सबसे निचला जो भाग है धरातल वायुमंडल का वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से जब कोई भी रेडियो तरंग गुजरती है तो उन रेडियो तरंगों में से जो अत्यधिक उच्च आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। और चाहे दिन हो या रात हो, क्षोभ मंडल से जब भी उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे गुजरेंगी वो क्या होंगी, प्रभावित होंगी, उनमें प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार समताप मंडल, क्षोभ मंडल से जो ऊपर वाला स्तर है उसकी दो परतें होती हैं, एक तो डी परत और एक ई परत। जो डी परत है समताप मंडल की, उसके द्वारा चाहे किसी भी आवृत्ति की रेडियो तरंगे हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, और केवल दिन में ही क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, रात के समय इनका प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद समताप मंडल की जो ई परत है उसके द्वारा केवल उच्च आवृत्ति की जो तरंगे हैं उनको प्रभावित किया जाता है, बाकी तरंगों को प्रभावित नहीं किया जाता, और ये भी केवल दिन में ही प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार मध्य मंडल जो होता है उसमें भी क्या होती है, मध्य मंडल की जो परत होती है उसमें भी कुछ अलग अलग परतें होती हैं। उनमें से जो F1 परत है वो उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों को क्या करती है, उसके कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है, और केवल दिन में ही ये प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार तापमंडल जो कि मध्य मंडल से ऊपर का स्तर है वो क्या करती है, उच्च आवृत्ति की तरंगों को प्रभावित करती है और केवल रात को प्रभावित करती हैं। और हमने देखा था कि सरफेस वेव प्रोपोगेशन है, तो सरफेस वेव प्रोपोगेशन होने के कारण आयन मंडल तक जो है वो तरंगे पहुंचती ही नहीं है, वायुमंडल के निचले भाग से ही तरंगे क्या होती हैं, गुजरती हैं। तो ये कैसा हो गया, सबसे पहला सरफेस वेव प्रोपोगेशन, और किस प्रकार से सरफेस वेव प्रोपोगेशन वायुमंडल की अलग अलग परतों द्वारा प्रभावित होता है उसको हमने देखा। नेक्स्ट प्रकार का प्रोपोगेशन है स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन, और स्काई वेव प्रोपोगेशन में जो रेडियो तरंगे वायुमंडल से गुजरती हैं वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई से गुजरती हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं, सरफेस वेव के बाद में स्काई वेव जो प्रोपोगेशन होता है उसमें रेडियो तरंगों का जो रेडियो तरंगे जब वायुमंडल से गुजरती हैं वो इस प्रकार से गुजरती हैं। ये ट्रांसमीटर एक उपकरण, ये दूसरा उपकरण, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है रेडियो तरंगों के माध्यम से। लेकिन अब रेडियो तरंगे कैसे होती हैं, वायुमंडल की ऊपरी परत में जाकर फिर वापस आती हैं और फिर रिसीवर तक पहुंचती हैं या दूसरे उपकरण तक पहुंचती हैं। तो जब ऊंचाई तक जाकर क्या हो, ट्रांसमिशन हो, संचरण प्रोवाइड कराया जाए तो उसको क्या कह दिया जाता है, स्काई वेव प्रोपोगेशन कह दिया जाता है। आइए देखते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन के बारे में कुछ डिटेल में बातें। स्काई वेव प्रोपोगेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें वायुमंडल की जो ऊपरी परत है वो भी क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, क्योंकि वहां तक भी जो संचरण करने वाली तरंगे हैं वो पहुंचती हैं, और इसी कारण इनका नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई मतलब आकाश, आकाश में ऊंचे तक क्या होती हैं, संचरण माध्यम की तरंगे पहुंचती हैं और संचरण स्थापित करती हैं। और कितनी ऊंचाई तक जाती है, हमने देखा कि वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली जो परत है वो आयन मंडल है, तो आयन मंडल तक ये परतें क्या होती हैं, पहुंचती हैं। और निश्चित रूप से ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और ताप मंडल से होती हुई क्या करती हैं, आयन मंडल तक पहुंचती हैं। लेकिन इस संचरण में विशेष बात यह होती है कि जब स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है तो उस स्काई वेव प्रोपोगेशन में तरंगे जो होती हैं, संचरण माध्यम की जो तरंगे होती हैं वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल द्वारा प्रभावित नहीं होती। यानी इन मंडलों से गुजरते हुए ये प्रभावित नहीं होती। कहां जाकर प्रभावित होती हैं, जब ये आयन मंडल में पहुंचती हैं तो आयन मंडल में क्या होती हैं, जाकर प्रभावित होती हैं। अब आयन मंडल में भी ये जाकर तीन प्रकार से प्रभावित होती हैं। सबसे पहले आयन मंडल की, आयोनोस्फीयर या आयन मंडल की जो सबसे निचली परत होती है वहां पर चूंकि तापमान क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये कम रूप से प्रभावित होती हैं, अर्थात इनका विचलन क्या होता है, कम होता है। जबकि आयन मंडल की
जो मध्य वाली परत है उसमें तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, साथ ही साथ आयन भी वहां पर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और इस आयन और तापमान की अधिकता के कारण अब इस स्काई वेव प्रोपोगेशन की जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। जबकि आयन मंडल के सबसे ऊपर वाला जो स्तर है वहां पर वापस से आयन कम हो जाते हैं, इसलिए यहां भी इनका प्रभाव क्या हो जाता है, इनके डिस्टर्ब होने या इनके प्रभावित होने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कम रूप से ये क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं आयन मंडल के सबसे ऊपर वाली परत में। तो ये दो प्रकार के प्रोपोगेशन हमने देख लिए, सरफेस वेव प्रोपोगेशन और दूसरा किस प्रकार का, स्काई वेव प्रोपोगेशन। अब एक तीसरे प्रकार का प्रोपोगेशन और है, वो है स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन में क्या होता है, ऐसी तरंगे जो कि संचरण कर रही हैं किसी डेटा का, वो क्या करती हैं, एक जगह से चलकर वायुमंडल को पार करते हुए क्या करती जाती हैं, स्पेस में पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, स्पेस में पहुंच जाती है। और जब सैटेलाइट के माध्यम से क्या हो, कम्युनिकेशन स्थापित करना हो, तो निश्चित रूप से तरंगे क्या करती हैं, वायुमंडल को भेद कर कहां चली जाएंगी, सैटेलाइट जो कि स्पेस में स्थित होते हैं वहां तक जाती हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोपोगेशन होता है वो क्या होता है, स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की जो परत है उसको पार करके कहां चली जाती हैं, स्पेस तक पहुंचती हैं। लेकिन यहां हम देखेंगे कि पृथ्वी की जो आकृति हमें दिखाई देती है वो गोलीय प्रकार की है। किस प्रकार की है, गोलीय प्रकार की क्या है, आकृति है। ठीक है, इस गोलीय आकृति के कारण ये जो तरंगे हैं ये किस में चलती हैं, LOS रूप में चलती हैं। LOS मतलब लाइन ऑफ साइट के रूप में क्या करती हैं, गमन करती हैं। और ये जो तरंगे, इनके द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो वायुमंडल की किसी भी परत द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यानी स्पेस वेव प्रोपोगेशन के अंतर्गत रेडियो तरंगे वायुमंडल की किसी भी परत से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती, सीधे ये कहां चली जाती हैं, सैटेलाइट तक चली जाती हैं, बिना अवशोषित, बिना परावर्तित, बिना अपवर्तित हुए। लेकिन धरती का जो वक्रीय आकृति है, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार का वक्र धरती का हमको देखने मिलता है, गोलीय आकृति होती है। इसलिए इस प्रकार की स्पेस वेव प्रोपोगेशन के लिए आवश्यक है कि जहां से प्रोपोगेशन किया जा रहा है, यानी सेंडर और रिसीवर के जो एंटीना है वो क्या होना चाहिए, उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। और पर्याप्त होगी तभी इस इफेक्ट को क्या करेंगे, कम ये कर पाएंगे। मान लो धरती के इस हिस्से पर ऊंचाई हमने यही रख दी और यहाँ ऊंचाई ये रख दी, तो अब क्या होगा, इस कर्व प्रकृति के कारण इन दोनों के मध्य कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों एंटीना लाइन ऑफ साइट LOS में नहीं रहेंगे। दोनों एंटीनाओं को लाइन ऑफ साइट में रहना आवश्यक है। इसके लिए एंटीना की जो ऊंचाई है वो पर्याप्त होनी चाहिए, किसमें, स्पेस वेव प्रोपोगेशन में। ये था प्रोपोगेशन, जिसका तात्पर्य क्या होता है, संचरण माध्यम की जो तरंगे हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना। प्रोपोगेशन 3 प्रकार का हम देख चुके हैं। नेक्स्ट 2 प्रकार के शब्द और हमें देखने को मिलते हैं संचरण में या संचार तंत्र में, एक है एटीन्यूएशन और एक है एम्प्लीफिकेशन। आइए पहले समझते हैं एटीन्यूएशन। तो एटीन्यूएशन का तात्पर्य है कि जब भी किसी संचार माध्यम में सिग्नल या डाटा जब ट्रांसफर होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका सिग्नल क्या होता है, दूरी बढ़ने के साथ में सिग्नल कमजोर पड़ने लग जाता है। तो संचार माध्यम में जब संचार होता है तो दूरी बढ़ने के साथ साथ ही क्या होने लग जाता है, सिग्नल क्या पड़ने लग जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं, एटीन्यूएशन कहते हैं, सिग्नल का एटीन्यूएशन कहते हैं। फिर उसके बाद में है एम्प्लीफिकेशन। अब जैसा मैंने आपको बताया, सिग्नल क्या पड़ने लग जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है। तो जब एक उपकरण से दूसरे उपकरण को डेटा ट्रांसफर करना हो और वो उपकरण आपस में बहुत दूरी पर स्थित हो तो सिग्नल कमजोर पड़ेगा। तो उसका उपाय क्या निकाला गया, उसका उपाय है एम्प्लीफिकेशन। तो ये एम्प्लीफिकेशन किसके लिए किया जाता है, एटीन्यूएशन जो होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग करते हुए इस एटीन्यूएटेड डाटा, जो कमजोर सिग्नल पड़ गया है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसके आयाम को बढ़ा दिया जाता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाता है, एम्पलीट्यूड या आयाम को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब सिग्नल के एम्पलीट्यूड या आयाम को बढ़ा दिया जाए इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रयोग करते हुए, ताकि डेटा जो जिसका सिग्नल कमजोर पड़ा है वो बार बार में कमजोर न पड़े दूरी बढ़ने के साथ में, उस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, एम्प्लीफिकेशन कह दिया जाता है। अब ये जो एम्प्लीफिकेशन होता है, इसके अतिरिक्त संचार माध्यम में एक प्रक्रिया और होती है जिसे क्या कहा जाता है,
मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन कब आवश्यक होता है? मॉड्यूलेशन उस स्थिति में आवश्यक होता है जब हमें कम आवृत्ति का डाटा या कम आवृत्ति का सिग्नल बहुत अधिक दूरी तक ले जाना हो। यानी कम आवृत्ति के सिग्नल को हमें लेके कहां जाना है? बहुत अधिक दूर तक उसका क्या करना है? ट्रांसमिशन करना है, उसका संचरण करना है। तो उसके लिए उसका क्या किया जाता है? मॉड्यूलेशन किया जाता है। और मॉड्यूलेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है? ये जो कम आवृत्ति का डेटा है, कम आवृत्ति का जो सिग्नल है, उसको इंपोज किया जाता है। किस पे इंपोज किया जाता है? अधिक आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं, जिन्हें की क्या बोल दिया जाता है? कैरियर वेव्स। यानी ये डेटा अपने आप नहीं चल सकता, इसको किसकी आवश्यकता होगी? कैरियर की, वाहक की आवश्यकताएं होगी, की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से कम आवृत्ति वाले डेटा को जब वाहक तरंगों पर इंपोज किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो उसे क्या कह दिया जाता है? मॉड्यूलेशन कह दिया जाता है। और मॉड्यूलेशन के लिए हमने देखा वाहक तरंगें या कैरियर वेव्स का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार के मॉड्यूलेशन के लिए अलग अलग बैंडविड्थ की कैरियर वेव्स का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। निर्भर किस पे करता है? वो दूरी पर निर्भर करता है कि किस दूरी तक क्या ले जाना है, डेटा को लेके जाना है, सिग्नल को लेके जाना है। तो अलग अलग प्रकार के सिग्नल की जो कैरियर वेव होंगी वे भी क्या होंगी? अलग अलग होती हैं। लेकिन चूंकि इनकी बैंडविड्थ अलग होती है, अलग अलग प्रकार के सिग्नल को ये ट्रांसफर करती हैं, इसलिए वायुमंडल में एक साथ जाते हुए भी ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से ये तो है सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, यानी जिस डेटा को लंबी दूरी तक लेके जाना है लेकिन इसकी आवृत्ति है कम, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये ज्यादा दूरी तक चल नहीं सकता। इसके लिए इसको क्या लाया जाएगा? अब इस सिग्नल को क्या किया जाएगा? कैरियर वेव्स पे इंपोज किया जाएगा। तो ये हुई कैरियर वेव, इन पे इसको इंपोज कर दिया गया, आरोपित कर दिया गया। वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया? मॉड्यूलेशन के द्वारा। और मॉड्यूलेशन की जो प्रक्रिया की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? मॉड्यूलेटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मॉड्यूलेटर के द्वारा की जाती है। तो इंफॉर्मेशन जो सिग्नल होती है उसको कैरियर वेव पे क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। अब ये क्या होगी? मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल हो गया। अब ये लंबी दूरी तक क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जो ये मॉड्यूलेशन किया जाता है वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है। या तो वो तरंग का आयाम बढ़ाकर, जो इंफॉर्मेशनल सिग्नल होता है, जो सिग्नल होता है जिसको ट्रांसफर करना है, या तो इस सिग्नल का क्या बढ़ा दिया जाए? आयाम बढ़ा दिया जाए। क्या बढ़ा दिया जाए? आयाम बढ़ा दिया जाए, या इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए। तो अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है? मॉड्यूलेशन किया जाता है। उसी के आधार पर मॉड्यूलेशन के क्या होते हैं? कुछ प्रकार होते हैं। जैसे FM, जो आप गाने सुनते हो जिसपे, वो किस प्रकार का उदाहरण है? उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कम आवृत्ति की तरंगों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो इसे क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसी प्रकार आप FM के साथ में आपकी गाड़ी में एक और चीज आपको दिखाई दे देती है, AM। इसका तात्पर्य होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसके अंतर्गत तरंगों का क्या किया जाता है? आयाम या एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है, और उस एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर तरंगों का संचरण किया जाता है। इसी प्रकार जब पल्स बढ़ा दी जाए तरंगों की, तो उसे क्या कह देते हैं? PS या पल्स मॉड्यूलेशन कह देते हैं। अब जो हमने देखा कि सिग्नल को किस पे डाला? कैरियर वेव पर। किस पर? कैरियर वेव पर। अब कैरियर वेव पर जब इस सिग्नल को आरोपित किया तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया? मॉड्यूलेशन। किसके द्वारा? मॉड्यूलेशन। अब जहां इस सिग्नल को पहुंचाना है, इस सिग्नल को मान लो इस पॉइंट पर पहुंचाना है, तो कैरियर वेव जो सिग्नल लेके जा रही हैं, उन कैरियर वेव द्वारा जो सिग्नल धारित किया जाता है उसे वापस जो मूल सिग्नल है उसमें बदलना होगा, क्योंकि अब ये सिग्नल कैरियर वेव पे आरोपित होकर किस रूप में जा रहा है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रूप में जा रहा है। तो यहां आकर हमको क्या चाहिएगा? एक डीमॉड्यूलेटर। क्या चाहिए? डीमॉड्यूलेटर। तो डीमॉड्यूलेटर वापस से क्या कर देता है? कैरियर वेव से जो सिग्नल आरोपित कैरियर वेव पे किया जाता है, उस सिग्नल को मूल रूप में वापस प्राप्त करने के लिए डीमॉड्यूलेटर द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। यानी रिसीवर पर डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वही रिसीव होता है। तो सेंडर से भेजा गया ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर को ओरिजिनल फॉर्म में ही प्राप्त हो, इसलिए उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वापस से डीमॉड्यूलेशन किया जाना आवश्यक है। और डीमॉड्यूलेशन का तात्पर्य है कैरियर वेव जिन पर सवार होकर वो सिग्नल आया था उनको उस पर से वापस उतारना, वही क्या हो गया? डीमॉड्यूलेशन हो गया। तो ये थी मॉड्यूलेशन के कुछ प्रकार। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने कम्युनिकेशन माध्यम के जितने भी अवयव हैं, चाहे वो मॉड्यूलेशन हो, चाहे डीमॉड्यूलेशन हो, ट्रांसमिशन हो, ट्रांसड्यूसर हो, इन सभी के बारे में विस्तार से
बात की है। प्रोपोगेशन को भी हमने समझा कि किस प्रकार से तरंगे माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ती हैं और उसके प्रकारों को भी हमने देखा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।